हाय सैपियंस। आज मैं आपको कोई जनरल नॉलेज की वीडियो नहीं बताने आया यहाँ पे। आज मैं आपको एक ऐसे दिल खराश वाक़े के बारे में बताने आया हूँ जो कुछ दिन पहले यहाँ पे पाकिस्तान में हुआ है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं उस मोटरवे वाले वाक़े के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लेडी अपनी फैमिली के साथ जा रही थी तो उनके साथ वहाँ पे ज़्यादती की गई। और ये जब वाक़या रिपोर्ट हुआ तो तमाम मीडिया में, चाहे वो सोशल है, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई भी मीडिया है, उन सब में तहलका मच गया और अभी भी इसको डिस्कस किया जा रहा है। हर कोई इस वाक़े के बाद अपनी राय देने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह के लोगों की क्या सज़ा होनी चाहिए, किस तरह डील करना चाहिए इनको। कोई कह रहे हैं कि इनको सरेआम फांसी होनी चाहिए, कोई कह रहे हैं कि फांसी की सज़ा तो होनी नहीं चाहिए। तो सब अपनी राय देने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी कानून की राय तो जानी नहीं कि कानून क्या बोलता है इस तरह के मामले में। लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च क्या बोलती है इस तरह के लोगों के बारे में कि एक इंसान जिसको पता है कि इस पूरी इंसानी माशरे में जहाँ मर्जी चले जाएं इस जुर्म को सबसे घटिया माना जाता है, रेप को, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो करते हैं। कानून की राय क्या है? क्योंकि मेरी राय का यहाँ पे कोई मकसद नहीं है, मेरी राय अहम नहीं है। यहाँ पे कानून की राय अहम है, कानून की राय ही मानी जाएगी क्योंकि अदालतें भी कानून के मुताबिक चलती हैं, कानून से बाहर नहीं। तो आए आज मेरे साथ पता करते हैं कि इन लोगों के बारे में कानून और साइंस क्या बोलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कानून हमारा पाकिस्तानी कानून, पाकिस्तानी लॉ असल में इस तरह के वाक़यात के बारे में कहता क्या है, असल में क्या सज़ा है इसके कानून की इस तरह के लोगों के बारे में। तो आए आज हम लोग पता करते हैं इस कानून का। इस कानून को बोलते हैं पाकिस्तान पीनल कोड। ये वो कानून है जिसमें तमाम कवानीन, ये सज़ाएँ लिखी होती हैं और ये सज़ा है क्या है, जुर्म क्या है, ये सब कुछ इसमें लिखा होता है। तो जो पाकिस्तानी पीनल कोड है उसका सेक्शन 375 हमें बताता है कि रेप असल में है क्या चीज़। मैं उस सेक्शन की डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं सेक्शन 375 पाकिस्तान पीनल कोड, आपको पता लग जाएगा क्योंकि इसमें डिटेल लिखी है सारी। लेकिन असल में जो अहम सेक्शन है वो इसका अगला सेक्शन है, सेक्शन 376, जो असल में आपको बताता है कि पनिशमेंट फॉर रेप क्या है, इसकी सज़ा क्या होगी। तो इस सेक्शन के मुताबिक whoever commits rape shall be punished with death or imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years or more than 25 years and shall also be liable to fine। तो इस लॉ के मुताबिक अगर कोई शख्स रेप कमिट करता है तो उसकी सज़ा है सबसे पहली डेथ, कैपिटल पनिशमेंट। फिर उसके बाद अगर लैक ऑफ एविडेंस की बिना पर अगर नहीं हो पाया, सबूत साबित नहीं हो सका, तो फिर उसके बाद आएगी इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद, जिसमें उसको 10 साल की मिनिमम, कम से कम 10 साल कन्फर्म मिलेगी उसको, और साथ में उसको जुर्माना भी मिलेगा। वो अदालत ने डिसाइड करना होता है कि जुर्माना कितना होगा। और जो मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट दे सकती है अदालत इस केस में वो है 25 साल की। और यही सज़ा तमाम लोगों के लिए, चाहे वो कोई प्राइवेट आदमी है या कोई सरकारी आदमी है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई भी, क्योंकि ये सेक्शन सारा उस डिटेल में बताता है कि कौन कौन अगर कमिट करे तो सब की सज़ा यही है। और गैंग रेप के बारे में भी यही सज़ा है बिल्कुल, चाहे एक ने किया, दो ने किया, जितने मर्जी ने किया, उन सब की सज़ा यही है कि उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी सबसे पहले। अगर प्रूफ नहीं हुआ तो फिर बात दूसरी तरफ जाएगी। और फिर इसके आगे एक और सेक्शन है अहम, 376A, सब सेक्शन है। जो 376 है वो असल में आपको बताता है कि अगर आप किसी रेप का जो विक्टिम है, जो जिस तरह लेडी हैं, अगर आप उनकी आइडेंटिटी को एक्सपोज करने की कोशिश करें मीडिया में तो उसकी क्या सज़ा है। तो उसकी सज़ा है whoever prints or publish name or any matter which may make known identity of victim against whom an offence under section this is alleged to or found to have been committed shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो अगर कोई आदमी, ये सेक्शन आप बेशक सर्च कर लीजिए गूगल पे, 376A PPC पाकिस्तान पीनल कोड, तो इसकी सज़ा 3 साल तक की कैद हो सकती है और साथ में जुर्माना भी।
हाँ, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि जिन हालात में इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि इस्तिस्ना हासिल है इस कानून को। तो एक्सेप्शंस क्या हैं? अगर विक्टिम खुद अपनी मर्ज़ी से साइन कर दे पेपर्स पे कि ठीक है आप मुझे दिखा सकते हैं मीडिया पे, या कोर्ट का ऑर्डर हो, कोर्ट खुद इजाज़त दे दे आपको कि ठीक है आप दिखा सकते हैं, तो फिर इन हालात में आप इन विक्टिम्स की सारी डिटेल वगैरह इशू कर सकते हैं मीडिया पे। और साथ ही साथ अगर कोई इस तरह के कोई केसेस हैं, उनका कोई अदालती हुक्म आया, ऑर्डर आया इनका, जो अदालत ने हुक्म सुनाया है, तो वो ऑर्डर अगर आप पेपर में इशू करते हैं तो इस पे आपको सज़ा नहीं होगी, क्योंकि आप इशू कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी कानून इस मामले में कुछ इस तरह से डिसाइड करता है इन चीज़ों को कि आप रेप की सज़ा किस तरह डिसाइड करेंगे। ये अदालतों को बेसिकली गाइड करने का एक तरीका होता है, बताने का कि ये सज़ा होनी चाहिए एक रेपिस्ट की। लेकिन ठीक है, हमने ये तो पता कर लिया कि कानून क्या बोलता है। कानून बहुत सख्त है इस मामले में, नरमी बिल्कुल भी नहीं है इस कानून में। तो ये तो साफ पता लग ही गया होगा आपको पढ़ के, बेशक आप खुद पढ़ के देख लीजिएगा। लेकिन अब साइंटिफिक रिसर्च क्या बोलती है इस मामले में कि क्यों एक आदमी इस तरह की हरकत करता है, क्यों, क्या मसला है उसको। तो चलें मेरे साथ 1976 में अमेरिका में, जब एक रिसर्च साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जो उस ज़माने में अपनी पीएचडी कर रहे थे, क्योंकि पीएचडी का थीसिस जो अक्सर लोगों को आपको पता होगा कि पीएचडी के थीसिस के लिए आपको पहले एक रिसर्च पेपर अपना जमा कराना पड़ता है, फिर आपको जाके पीएचडी की डिग्री मिलती है। तो उन्होंने अपने रिसर्च जो थीसिस था, उसका जो प्रोग्राम था, उनका टॉपिक था, वो यही था रेप के मामले में, कि क्यों ऐसा करता है एक इंसान। तो उन्होंने ये रिसर्च पूरी करने के लिए एक बहुत अजीब काम किया कि उन्होंने एक लोकल न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार जारी करवा दिया। उस इश्तिहार में लिखा हुआ था, ये जो डॉक्टर थे इनका नाम था डॉक्टर सैमुअल, इन्होंने 1976 में ये काम किया था। तो उन्होंने उस इश्तिहार में लिखा कि इश्तिहार क्या था, फाइंड इफ़ यू आर अ रेपिस्ट, इस नंबर पर कॉल करें। क्या आप पता करना चाहते हैं कि आप एक रेपिस्ट हैं, तो इस नंबर पर कॉल करें। तो अब उन्होंने ये इश्तिहार लगा दिया और फिर इंतज़ार किया कि अब देखते हैं कितने लोग कॉल करते हैं। पहले तो उन्हें उम्मीद थी कि कोई भी कॉल नहीं करेगा, क्योंकि कौन करेगा, लेकिन उन्होंने एक गारंटी दी थी कि हम आपका नाम नहीं पूछेंगे आपसे, आप कहाँ से हैं, बस आप इतना बताएं कि आपने क्या कभी रेप किया या नहीं। तो उन्हें तो पहले यही लगा था कि कोई भी कॉल नहीं करेगा। तो फिर जब उनको हैरानी हुई तो उनको 200 से ज़्यादा कॉल्स आई थी, जिनमें से 50 लोगों का उन्होंने इंटरव्यू किया और 50 के 50 लोगों ने माना था कि हमने रेप किया हुआ है। लेकिन अब इसमें जो हैरानी वाली चीज़ थी वो ये थी कि डॉक्टर जो थे वो खुद हैरान हो गए थे देख के कि ये जो रेपिस्ट थे ये इतनी आसानी से और इतने खुले माहौल से इन बातों के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि रेप उनके लिए जैसे कोई आम चीज़ है, उनके जैसे कोई बाहर ही नहीं समझते इस चीज़ को। इस तरह वो डिस्कस कर रहे थे उनके साथ। ये चीज़ डॉक्टर को हैरान परेशान कर दिया था उन्होंने। फिर अब कुछ समझ रहे होंगे शायद आप लोग के, कोई एक जनरल तस्वीर तो बनी होगी ना कि इस तरह के लोग रेप करते हैं या उनके साथ जब इस तरह हुआ हो तो इस तरह के काम करते हैं। तो आप जानकर हैरान होंगे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता लगा, कोई जनरल तस्वीर नहीं बन सकी। हर एक ने अपनी अलग कहानी बताई थी। कोई कहता था कि मैंने जुल्म हुआ मेरे ऊपर, मैंने इस वजह से किया, मैंने शराब के नशे में था, मैंने इस वजह से किया, मेरे साथ इस लड़की ने ज़्यादती की थी, मैंने इसलिए किया। कुछ बोलते हैं तो मुख्तलिफ वजूहात थी, हर एक की अपनी वजह थी। कोई जनरल तस्वीर बन ही नहीं सकी जिसमें हम लोग इस तरह के लोगों को कैटेगरी में रख सकें, इस तरह के लोग करते हैं रेप। लेकिन हाँ, एक जनरल सी तस्वीर कुछ उन्होंने बना ली थी अपने जहन में कि हाँ, अगर एक लड़के के साथ या एक बच्चे के साथ कुछ इस तरह के वाक़े हों तो फिर वो इस तरह की हरकत करता है। वो क्या थे, वो ये था कि सबसे पहले बचपन में इस तरह के बच्चों के साथ ये हुआ था कि इनके अक्सर जो फादर होते हैं, बाप होते हैं इनके, वो अक्सर इन बच्चों के सामने बचपन में अपनी माँ के साथ, उनकी माँ के साथ इस तरह का सलूक करते हैं कि वो बच्चा समझने लग जाता है कि माँ की कोई वैल्यू ही नहीं है। असल में शुरुआत यहाँ से होती है कि बचपन से एक बच्चे के जहन में, एक लड़के के जहन में ये बीज बो दिया जाता है कि औरत की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको जूती के नोक पे रखना चाहिए हमेशा। कि एक औरत हो के तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मर्द के सामने ऊंची ज़ुबान से बात करने की। जब इस तरह की चीज़ एक बच्चे के सामने होती है तो उसका असर गहरा पड़ता है उसके जहन पे।
और इस तरह से वो जो उसके अंदर बीज होता है एक नफ़रत का औरतों के ख़िलाफ़, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक जनरल सी तस्वीर वो बना सके थे, वरना उसके अलावा कोई फ़िक्स चीज़ नहीं है कि इस नस्ल के लोग करते हैं, इस शक्ल के लोग करते हैं, इस रंग के लोग करते हैं, नहीं। या औरतों की वजह से करते हैं, औरतों के छोटे कपड़े पहनने की वजह से रेप होते हैं, नहीं। कुछ भी नहीं ऐसा ढूंढ सके वो। तमाम दावे धरे के धरे रह गए थे उनके, जो स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने बनाया कि इस वजह से रेप होते हैं। सिर्फ ये एक जनरल सी तस्वीर बना सके थे कि बचपन से बच्चे के साथ ऐसा होता है, उसके जहन में ये बातें बिठाई जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस वाक़े के बाद हमने सब ने नोटिस ले लिया, मीडिया में आ गया, तो इसके बाद कोई ऐसे वाक़े नहीं होंगे? होंगे, कन्फर्म होंगे। लिखवा लें इधर मुझसे, ऐसे वाक़े तो होंगे, बल्कि अभी भी हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन हम लोग रोक कैसे सकते हैं इन वाक़ों को? अपने बच्चों को ट्रेन करके। तो आप अपने बच्चों को सिखाएं औरतों की इज़्ज़त करना। उनको बताएं कि औरतें इज़्ज़त करने वाले हैं, इंसान है वो, उनका मर्तबा क्या है, उनका रुतबा क्या है। उनको ये ना सिखाएं कि औरतें सिर्फ एक चीज़ हैं इस्तेमाल करने की, नहीं। उनको ज़िम्मेदार शहरी बनाने की शुरुआत आपने करनी है, अपने घर से करनी है, अपने बच्चों से करनी है। ये सबक पढ़ा के जाएँ उन्हें, ताकि कल को इस तरह के मज़ीद वाक़यात में कमी आ सके और ख़त्म हो सकें इस तरह के वाक़यात। वरना हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा काम। अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा काम। ऐसे ही कई माएँ बहनों की इज़्ज़तें लुटती रहेंगी। तो रोकें इस चीज़ को, आपने रोकना है, हमने रोकना है, हम सब ने मिलकर रोकना है इस चीज़ को। किसी एक हाथ में नहीं है ये चीज़, हम सब इंसानों के हाथ में है। तो रोकें इस चीज़ को और साथ में मेरी इस वीडियो को शेयर करें आगे जितना कर सकते हैं। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।